हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में, इस ट्यूटोरियल में एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है एग्रीकल्चर स्कीम्स यानी कृषि योजनाएं। तो गवर्नमेंट्स द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो भी किसानों के लिए योजनाएँ शुरू की गई हैं, उससे संबंधित प्रमुख 10 योजनाओं को यहाँ पर कवर किया गया है। और जो भी स्कीम्स, जो भी योजनाएँ इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड की गई हैं, उनके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हमने कवर किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कवर किया है। चूँकि बहुत ज़्यादा हम जब डिटेल पढ़ लेते हैं तो जो बच्चे जो अभी इनिशिएशन जिनका अभी शुरुआत हुई है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, चीज़ें सब याद नहीं हो पाती हैं। तो जितना भी पढ़िए वो सारी चीज़ें याद रहें, इस हिसाब से हमने केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कवर किया है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप एक बार शुरुआत करेंगे तो एग्रीकल्चर स्कीम्स को अभी हम एक इसकी डिटेल क्लास भी लेकर आएंगे। फिलहाल अभी हमने जो भी स्कीम्स यहाँ पर इंक्लूड किया है वो सब जो है बहुत संक्षिप्त में है, और आप देखेंगे, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो पैटर्न था एग्रीकल्चर स्कीम्स को पढ़ने का बेहतर था। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर पर आए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इन फ्यूचर कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो और वो उस वीडियो लेक्चर से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि योजनाओं को शुरुआत करने से पहले कुछ मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें मिनिस्टर है वो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर, और साथ ही ICAR के प्रेसिडेंट भी हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और उसके बाद 2 स्टेट लेवल के मिनिस्टर हैं। तो स्टेट लेवल वाले जो हैं, स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये हैं आपके शोभा करंदलाजे। और इसी टाइप से एक और मिनिस्टर हैं, सेम स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये हैं कैलाश चौधरी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये यूनियन लेवल पे है, यानी केंद्र स्तर पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और साथ साथ किसान कल्याण मंत्री हैं और साथ साथ ICAR के भी प्रेसिडेंट हैं, तो वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें हैं आपके शोभा करंदलाजे, और सेम इसी मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर और हैं, कैलाश चौधरी। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। एक यूनियन मिनिस्टर हैं, ICAR के प्रेसिडेंट हैं, और 2 स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, स्कीम को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो स्कीम है वो है आपका PM किसान स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान योजना कहते हैं, या इसे कहते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो इसको शुरुआत किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जो बेनिफिशरी होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, मतलब किसको लाभ इसका मिलता है, तो इसका जो लाभ मिलता है मतलब इससे जो लाभ प्राप्त करेंगे तो कौन मतलब किस कैटेगरी के कैसे किसान हैं। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 120 मिलियन छोटे और मार्जिनल, यानी अब ये छोटे और मार्जिनल फार्मर क्या है, तो इसको लास्ट में समझते हैं कि छोटे और मार्जिनल फार्मर क्या हैं। हमने यहाँ पर नीचे एक लिस्ट बनाई हुई है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि छोटे और मार्जिनल जो फार्मर होते हैं, इनका लैंड होल्डिंग कितना होता है, अर्थात इनके पास कितना खेत होता है। तो 120 मिलियन छोटे और मार्जिनल फार्मर को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, यानी 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले जो है आपके, वो सब आएंगे इसमें छोटे और मार्जिनल वाले में, ठीक है। अब इसमें जो अमाउंट जो रखा गया है वो अमाउंट यानी 6,000 रुपये आपका 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 3 किस्तों में दिया जाता है, ठीक है। सबको पता होगा, बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे होंगे। तो 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है, यानी 2,000 रुपये जो है आपका 3 किस्तों में आता है इसमें। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी जो पहली जो किस्त आती है वो दिसंबर से मार्च के बीच में आ जाती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है अप्रैल से जुलाई के बीच में आती है, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है वो आपका अगस्त से नवंबर के बीच में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट में 3 किस्तों में आने वाली धनराशि होती है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 120 मिलियन किसानों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 6,000 रुपये मिलता है, 3 किस्तों मिलता है। तो कौन कौन सी किस्त कब हैं? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका दिसंबर से मार्च के बीच में, दूसरा आपका अप्रैल से जुलाई के बीच में, और तीसरा आपका अगस्त से नवंबर के बीच में। हाँ, इसका जो बजट जो रखा गया था, तो इसका बजट 75,000 करोड़ रुपये रखा गया था, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बात। फिर से एक बार देख लेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। देखिए, PM किसान स्कीम, या इसको कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो है ये लॉन्च की गई थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को
इससे जो लाभार्थी हैं तो 120 मिलियन छोटे और सीमांत किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। और इसमें जो है 6,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो पहली किस्त कब आती है, दूसरी कब आती है, तीसरी कब आती है। तो पहली दिसंबर और मार्च के बीच में, दूसरी अप्रैल और जुलाई के बीच में, और तीसरी अगस्त और नवंबर के बीच में आती है। और इसका जो बजट रखा गया है, बजट इसका 75,000 करोड़ रुपये रखा गया था। ठीक है, बस इतनी बेसिक चीज़ें याद रखिए। अब चलिए दूसरी स्कीम को देख लेते हैं। दूसरी जो एग्रीकल्चर स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम थी, वन नेशन एंड वन स्कीम के माध्यम से नहीं, एक राष्ट्र और एक योजना को जो है फॉलो करते हुए इसने 2 योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया था। ठीक है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 2 योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई थी। कौन कौन सी योजना है? पहली योजना है आपका NAIS का मतलब यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, एक ये योजना थी, और एक दूसरी योजना और थी, M लगा दीजिए इसमें, और क्या, MNAIS यानी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया था किसको? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो 2 योजनाओं को मर्ज करके एक योजना बनाई गई थी। कौन सी 2 योजनाएं थी? एक योजना थी आपका NAIS और एक दूसरी योजना थी आपका MNAIS। ठीक है, NAIS का मतलब आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और MNAIS का मतलब होता है आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई थी आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आती है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और इसका जो उद्देश्य ये था कि जो खेती से संबंधित, मतलब जो किसान जिनको खेती बाड़ी में बीच में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, ठीक है, तो उनसे जो है वो किसान जो है मतलब अपने आप को कैसे जो है फाइनेंशियली अपने को कैसे जो है मजबूत बना सके, तो इसके लिए जो है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है इस योजना के माध्यम से। जैसे कोई आपदा आ गई, बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, या फिर सूखे की वजह से हो गई, ठीक है, या फिर और भी किसी प्रकार की आपदा की वजह से किसी इंसेक्ट पेस्ट का बहुत बड़ी मात्रा में प्रकोप हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से उसकी फसल को जो है क्या किया जाए, कवर किया जाता है, और इसमें कुछ प्रीमियम दी जाती है किसान के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप को कवर किया गया है, तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप हैं, तो इसमें ऑयल सीड क्रॉप हैं, इसमें फूड क्रॉप्स हैं, इसमें एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रॉप्स को इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा गया है। अब ये याद रखिएगा, ज़्यादातर यही पूछता ही है कि प्रीमियम रेट क्या होता है। तो रबी क्रॉप का 1.5% है, खरीफ क्रॉप का 2% है, कमर्शियल क्रॉप का 5% है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ये भी 5% इनका प्रीमियम रेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली योजना है। तो ये जो प्रीमियम रेट है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1998 में, और एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 1998, ये 8 यहाँ पर लिखना नहीं था, ये डबल हो गया। ठीक है, अगस्त 1998 में इसको भारतीय बैंकों के द्वारा, इसको ये जो आपका KCC है किसान क्रेडिट कार्ड, ये भारतीय बैंक द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, और ये नाबार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसको नाबार्ड के द्वारा बनाया गया था, और ये किसकी कमेटी के माध्यम से बना था, किसकी कमेटी की संस्तुति, तो RV गुप्ता कमेटी। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड RV गुप्ता कमेटी की संस्तुति पर यानी रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी नाबार्ड के द्वारा, और इसको लॉन्च किया गया था भारतीय बैंकों द्वारा, इंडियन बैंक्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो KCC है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेक्टर क्या है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, KCC आपका किस सेक्टर से संबंधित है? एग्रीकल्चर, सभी को मालूम है। और ऑब्जेक्टिव्स किस लिए भाई इसको, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है किस लिए लॉन्च किया गया था, किस लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो मीट कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। ठीक है, तो जो किसान हैं, किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उनको जो है वित्त प्रदान करने के लिए, उनको मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये KCC कार्ड बनाए जाते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाते हैं। KCC की जो लिमिट क्या होती है, तो KCC की लिमिट नॉर्मली जो आपका 10,000 से 50,000 रुपये इसकी लिमिट होती है। ठीक है, चलिए इतना बहुत है इसमें। नेक्स्ट अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम है हमारी पशु किसान क्रेडिट कार्ड, PKCC है। अभी हमारा किसान क्रेडिट कार्ड था, अभी ये पशुओं से संबंधित है। ठीक है, वो किसानों के लिए था। किसानों को जब फाइनेंस की आवश्यकता होती थी तो वो KCC के माध्यम से जो है फाइनेंस करवा लेते थे। ठीक है,
अब ये PKCC जो है आपका ये पशुओं से संबंधित है, यानी पशु आप जो भी पशुपालन कर रहे हैं, जो हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री जो आपका चल रहा है, तो उससे संबंधित अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप PKCC के माध्यम से जो है आप जो है धन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुई थी 21 सितंबर 2020, यानी 21 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और पहला जो राज्य था, हाँ ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि फर्स्ट स्टेट यानी पहले राज्य, पहला वो कौन सा राज्य है जिसमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया गया था? तो पहला जो है स्टेट जो है हमारा हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा राज्य में पहले फर्स्ट टाइम में जो है आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च किया गया था। हाँ, इससे लाभ किसको मिलता है? तो ऐसे किसान जिनके पास बहुत ही कम भूमि है, ठीक है, तो फार्मर्स हु आइदर हैव लेस लैंड, जिनके पास कम भूमि है अथवा उनके पास भूमि है ही नहीं, ठीक है, अर्थात और दे डू नॉट हैव लैंड, ऐसे फार्मर, ऐसे किसान जिनके पास कम भूमि है या उनके पास भूमि है ही नहीं, और वो जो फार्मर हैं यानी दीज फार्मर्स फॉलो एनिमल हस्बेंड्री, और ये जो फार्मर होते हैं ये पशुपालन करना चाहते हैं, जैसे कि वो गाय पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, बफेलो पालन करना चाहते हैं, या पिग को जो है, तो इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री में वो अपने आप को जो है इन्वॉल्व किए रहते हैं। तो ऐसे किसानों को एक प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। फिर से एक बार देख ले, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 21 सितंबर 2020 को, यानी 21 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्टेट यानी पहला राज्य जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, तो पहला राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य में इसको फर्स्ट टाइम पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, मतलब पूरे देश में जो फर्स्ट स्टेट है वो हरियाणा था, हरियाणा से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। लाभ किसको मिलता है इसमें? लाभार्थी कौन है, बेनिफिशरी कौन है? तो ऐसे किसान जिनके पास बहुत कम भूमि है अथवा जिनके पास भूमि है ही नहीं, और ऐसे ये किसान अगर पशुपालन करना चाहते हैं, तो जैसे आपके गाय पालन करना चाहते हैं, बकरी का पालन करना चाहते हैं, या फिर भैंस पालन करना चाहते हैं, इन सब का पालन करना चाहते हैं, तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं कितना अमाउंट दिया जाता है, कितनी धनराशि इस माध्यम से दी जाती है। तो जैसे गाय पालन करना चाहते हैं तो आपको 40,000 रुपये दिया जाता है, बफेलो पालन करना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपये दिया जाता है, बकरी पालन करना चाहते हैं तो 4,000 रुपये दिया जाता है, और अगर आप सुअर पालन करना चाहते हैं तो आपको 16,300 रुपये दी जाती है। अधिकतम जो धनराशि है इस योजना के अंतर्गत 1,60,000 रुपये तक दी जाती है, ठीक है, 1,60,000 रुपये तक इस अधिकतम धनराशि दी जाती है, समझ रहे हैं? इस योजना के अंतर्गत 1,60,000 तक जो है अधिकतम धनराशि दी जाती है। और मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये भी काम करता है, ठीक है। PKCC और KCC दोनों जो है आपके वित्त मंत्रालय के अंडर में कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगली योजना समझते हैं। अगली जो योजना है वो परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और एक्सटेंडेड कंपोनेंट ऑफ सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर द NMSA। और ये जो है आपका जो कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये जो आपका सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट था, इसी को आगे एक्सटेंड करके उसका एक जो है कंपोनेंट बनाया गया था, और ये जो है आपका NMSA के अंतर्गत कार्य करता है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंडर में कार्य करता है, और ये किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है? तो ये है आपका इसका सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट को एक्सटेंडेड करके इसको बनाया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है परंपरागत मतलब लगातार सस्टेनेबल, तो प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस योजना के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी आपका जैविक कृषि को प्रमोट किया जाता है। जैविक कृषि जो होती है उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। और इसे लाभ किसको मिलता है, लाभार्थी कौन होते हैं? तो फार्मर विल हैव टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 20 to 50 फार्मर्स। तो इसको लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या करना होता है? किसानों को 20 से लेकर 50 किसान अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 20 से लेकर 50 किसान अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक मेंबर्स बना लेते हैं 20 से 50 किसान, और इस ग्रुप में उनके पास 500 से लेकर 1,000 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, ठीक है। और फिर 500 से 1,000 हेक्टेयर जो भूमि इनके पास होती है, तो फिर वो उसको फाइनेंशियली जो है उनको जो है सहायता मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। फिर से समझते हैं कि क्या है। तो ये जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में, इतना ही याद रखिए तो बहुत है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो योजना है आपका NMSA के अंतर्गत काम करती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो है, ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना था, ठीक है। तो क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। हाँ, इससे कौन कौन लाभ प्राप्त करते हैं? तो इससे लाभान्वित होते हैं आपके ऐसे किसान। देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले 20 से 50 किसानों को एक मेंबर बनाना होता है, या ये ग्रुपिंग करनी होती है। और इस ग्रुपिंग के माध्यम से इनको 500 से लेकर 1,000 तक जो है आपका हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। 500 से लेकर 1,000 हेक्टेयर भूमि इनको एक प्रकार से इकट्ठा करनी होती है, मतलब इनके पास कम से कम इतनी भूमि हो तभी जो है इनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
और फिर जब इनके पास इतनी भूमि हो जाती है तो इतने बड़े क्षेत्र पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, इनको जो है क्या कह सकते हैं, वित्त इनको प्रदान किया जाता है, इनको धन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखिए कि इनको पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा 20 से लेकर 50 किसानों का, और इतने बड़े ग्रुप में इनके पास 500 से 1000 हेक्टेयर के पास के समथिंग भूमि होनी चाहिए, तब जाके इनको फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें अमाउंट कितना दिया जाता है, तो जब अब ये ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है, जब इनके पास ग्रुप बन जाएगा, देखिए हाँ ये जो ग्रुप बनता है इसे कहते हैं पीजीएस। ठीक है, तो जब ग्रुपिंग बनाते हैं तो इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसको कहते हैं पीजीएस। पीजीएस का मतलब यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ठीक है, ये एक ग्रुप बनाते हैं, जब ये इनिशिएट करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं, इसे पीजीएस टर्म दिया जाता है। इसके लिए इनके एक पास सर्टिफिकेट हो जाता है, इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर इनके पास ये सर्टिफिकेट है तो इनको ये जो है आपका, देखिए पहले कितना अमाउंट देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इनको अमाउंट देंगे आपका 10 लाख देंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए इनको दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, ये एडिशन का मतलब वो अतिरिक्त वाला है। ठीक है, इन एडिशन यानी इसके अतिरिक्त इनको 4.95 यानी करीब 5 लाख के समथिंग और भी इनको धनराशि प्रदान की जाती है। किसके लिए प्रदान की जाती है, इनके पास जब ये सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, पीजीएस सर्टिफिकेट जब होता है इनके पास, तो इनको 5 लाख के समथिंग धनराशि और दी जाती है। तो 10 लाख रुपए इनको पहली धनराशि दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 5 लाख के समझिए 4.95 लाख रुपए इनको और दिया जाएगा अगर इनके पास पीजीएस सर्टिफिकेट है, यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। यानी अब इनके पास ये इन्होंने जो समूह बनाया है, जो मेंबर्स बने हैं 20 से 50 किसान, तो इसका अगर एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ठीक है, तो इनको जो है करीब 5 लाख के समथिंग धनराशि और प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट अगली जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 यानी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो देखिए और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, अगर उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने उतनी चीज़ें नहीं बताई हैं, जैसे लिखा है इसमें 1 जुलाई को इसको 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। तो उसमें एक मीटिंग चल रही थी कैबिनेट की, जो है वो इकोनॉमिक अप्रूवल से संबंधित एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का जो है आपका एक बजट पेश किया गया 5 साल के लिए। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये काम करता है। हाँ, इसका टैग लाइन क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैग लाइन क्या है, तो हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी, ये इसका टैग लाइन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका जो टैग लाइन है वो है हर खेत को पानी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, यानी फील्ड स्तर पर, खेत स्तर पर जो है, फील्ड लेवल पर जो है इरिगेशन को और बढ़ाना है। ठीक है, इरिगेशन के इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि मतलब जो भी सिंचाई चल रही है, ठीक है, जो इरिगेशन का जो सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग इरिगेशन एफिशिएंसी, यानी जो सिंचाई की जो दक्षता है यानी क्षमता है उसको और बढ़ाना है। और वाटर कन्वर्जन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रिजर्वर रिचार्ज, मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला याद रखिएगा, बाकी वो ऊपर वाला याद रखें या ना रखें, कि वाटर कंजर्वेशन यानी जो जल को संवर्धन करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, यानी जो भूमिगत जल है उसको आप रिचार्ज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जलाशय जो हो उनको रिचार्ज करें। इन सब चीज़ों के माध्यम से अगर ये सब चीज़ें अगर इनिशिएट की जाएंगी तो ऑलरेडी जो है आपका वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सिंचाई की सुविधाएं जो है और अधिक से अधिक उपलब्ध होंगी। और ये 2 चीज़ें तो हैं ही कि यानी आपका जो इरिगेशन एफिशिएंसी है उसको बढ़ाई जाती है, और फील्ड स्तर पर यानी फील्ड लेवल पर जो है इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो बजट है, ठीक है, इस आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो बजट है 2018-19 में 2600 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया था। और कंट्रीब्यूशन इसमें कितना रहता है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 75% यानी 75% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और 25% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है आपका, इसको 1 जुलाई 2015 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। उसमें एक मीटिंग चल रही थी इकोनॉमिक से संबंधित। ठीक है, इकोनॉमिक अप्रूवल के अंतर्गत उसको 50,000 करोड़ का उस समय जो है पेश किया गया था, जो है बजट 5 साल के लिए। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसका टैग लाइन याद रखिएगा, हर खेत को पानी, इसका टैग लाइन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि यानी जो फील्ड स्तर पर, फील्ड लेवल पर जो है सिंचाई
कि इन्वेस्टमेंट को हमको बढ़ावा देना है, सिंचाई की दक्षता को और बढ़ाना है, ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और जो ग्राउंड यानी जो वाटर कंजर्वेशन है यानी जल का संवर्धन करना है। जल का संवर्धन कैसे करेंगे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे और जलाशय रिचार्ज करेंगे, तब इससे हमारा जो है वाटर कंजर्वेशन होगा, ठीक है। और बजट इसका पेश किया गया था 2018-19 में 2600 करोड़ रुपये, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है अभी और आगे का डेटा नहीं दिया गया, चलिए बता देंगे किसी दिन। कंट्रीब्यूशन जो इसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट अगली जो स्कीम हमारी है सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को, ठीक है, 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी आपका कृषि और क्या कहते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करने वाला है। और इस समय उसमें जो बजट पेश किया गया था 568 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था सॉयल हेल्थ कार्ड। देखिए सॉयल हेल्थ कार्ड क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को जो है एक कार्ड बना के दे दिया जाता है जिसमें 12 जो है पोषक तत्वों की जानकारी होती है, और उसमें वो 2 साल के लिए बनाया जाता है। और 2 साल के तो उस समय उस किसान की जो है खेत की क्या स्थिति है, ठीक है, तो वो पता चलता है कि उसमें कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, कितनी कमी है, ठीक है, कितनी अधिकता है। तो उस हिसाब से जब उसको एक टेबल बना कर दे दिया जाता है कि हाँ तुम्हारे खेत में इस टाइप से इन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, तो उसी हिसाब से फिर वो जो है वो अपने पोषक तत्वों को खेतों में जो है प्रयोग करता है, ठीक है। टैगलाइन इसका क्या है? टैगलाइन याद रखिएगा, टैगलाइन स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा इसका टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा इसका टैगलाइन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इश्यू सॉयल हेल्थ कार्ड, यानी सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान करना, ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान करना टू फार्मर एवरी 2 ईयर्स। और ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड जो प्रदान किया जाता है ये 2 साल के लिए किसानों को दिया जाता है, ठीक है। 2 साल के बाद फिर से उनको बनवाना पड़ता है नया, ठीक है। पहला स्टेट, ठीक है, पहला स्टेट कौन था जहाँ पर सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी? तो वो राजस्थान था, राजस्थान का सूरतगढ़, ठीक है, राजस्थान का सूरतगढ़ जो है स्थान जो है आपका फर्स्ट स्टेट राजस्थान का वो कौन सा स्थान था? सूरतगढ़, ठीक है। सूरतगढ़ से शुरुआत हुई राजस्थान की। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो इसमें इंक्लूड हैं सॉयल हेल्थ कार्ड में? तो 12 न्यूट्रिएंट्स से इतना याद रखिएगा। अगर आप इनके नाम याद रखना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। पीएच है, ईसी है यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ऑर्गेनिक कार्बन है यानी ओसी, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, जिंक है, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज, कॉपर और, ठीक है, मैग्नीज कॉपर, ये हो गए आपके 12 हो गए, ठीक है। तो ये 12 न्यूट्रिएंट्स है, 12 जो है पोषक तत्व हैं जो इसमें आपका सॉयल हेल्थ कार्ड जो बनाया जाता है इसमें इनका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है अटल भूजल योजना, ठीक है। अटल भूजल योजना जो है आपका, ये इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर, अब जान लीजिए अटल जी के नाम से है तो यानी 25 दिसंबर इनका जो बर्थडे आता है, ठीक है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और ये आपका जल जीवन मिशन एक ये योजना है, उसके अंतर्गत में इसको रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। इसको स्पॉन्सर्ड किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, विश्व बैंक ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, ठीक है। और ये 5 साल के लिए योजना शुरू की गई। अटल भूजल योजना जो है आपका 5 साल के लिए इसको स्टार्ट किया गया। 2020 से 2025 तक इसको 5 साल के लिए इस योजना को अटल भूजल योजना को स्टार्ट किया गया है। फिर से देखते हैं लॉन्च कब किया गया इसको, 25 दिसंबर 2019 को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये काम करता है। स्पॉन्सर किया इसको वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया, यानी वहाँ से धनराशि इसको दी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको स्पॉन्सर करता है, इसको वहाँ से धनराशि मिलती है। 5 साल के लिए इसको 2020 से 2025 के बीच में ये जो है आपका ये योजना कार्य करेगी। और इससे जो लाभान्वित जो हमारे जो स्टेट है यानी राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों को इससे फ़ायदा होगा? तो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश। हमने इन बीच में कॉमा नहीं लगाया है तो थोड़ा इसको भूल गए हैं, इसको मैनेज करिएगा। गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कितने हुए? 7 हो गए, ठीक है। तो ये 7 स्टेट हैं जहाँ पर इससे लाभ होने वाला है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो ये भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड ग्राम पंचायत, तो कौन नाम तो नहीं लिखा है, नहीं मतलब नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 78 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों के 78 जिलों को ये योजना जो है प्रदान की जाएगी, मतलब इस योजना से लाभान्वित होंगे ये 78 यानी 78 डिस्ट्रिक्ट इन 7 राज्यों के, ठीक है। और इसमें जो ग्राम पंचायतें हैं वो 8350 ग्राम पंचायतें इसमें इंक्लूड की गई हैं। 78 डिस्ट्रिक्ट, 7 राज्यों के 78 जिलों के 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा इसे अटल भूजल योजना से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो हमारी स्कीम है वो है आपका मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना क्या है? इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये स्टेट की स्कीम है। जैसे हमने आपका जो किसान जो सम्मान निधि योजना है, ठीक है, सेम उसी टाइप से ये भी है। वो सेंट्रल लेवल की है, ये स्टेट लेवल की है। तो मुख्यमंत्री
कृषि आशीर्वाद योजना क्या है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है। इस योजना को लॉन्च किया गया था झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में, ठीक है। और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इसको क्या नाम है, इसको लॉन्च किया गया। और इससे लाभ किसको मिलेगा, तो इससे 22 लाख और 76,000 छोटे और मार्जिनल फार्मर को लाभ मिलेगा जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है। लेस देन 5 एकड़ से जिस इनके पास कम भूमि है, लेस देन 5 एकड़ लैंड जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, ऐसे किसानों को इससे लाभ मिलेगा। 5 एकड़ मतलब समझ रहे हैं ना, लगभग 2 हेक्टेयर के समथिंग, ठीक है। तो जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है उनको ये लाभ मिलेगा। लगभग 22,76,000 किसान इसमें छोटे और मार्जिनल यानी सीमांत वाले किसान हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इसमें कौन सी क्रॉप को कवर किया गया है, तो इसमें खरीफ जो क्रॉप है, खरीफ क्रॉप ये जो आपका इस योजना के अंदर खरीफ क्रॉप को कवर्ड किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति एकड़ के माध्यम से किसानों को धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को धनराशि प्रदान की जाती है। यानी मान लीजिए किसी के पास 4 एकड़ है तो उसको 20,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। खरीफ क्रॉप जब उसका खरीफ क्रॉप का सीजन आएगा तब उसको 20,000 रुपये, अगर 4 एकड़ है उसके पास, ठीक। तो इस तरीके से तो एक अच्छी स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट की। आगे चलते हैं, ये हमारी लास्ट स्कीम है ई-नैम या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो डिजिटली जो है जो मंडीज हैं, ठीक है, जो भारत में जो मंडी हैं तो मंडियों को एकीकृत किया गया है इस योजना के माध्यम से। और इस योजना के माध्यम से जो भी मंडी हैं तो मंडी के भाव को, ठीक है, उनमें ट्रांसपेरेंसी ले आने के लिए, ठीक है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है, ई-नैम को, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को। तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को, लेकिन इसका अप्रूवल हो गया था 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को इसका अप्रूवल हुआ था और इसको लॉन्च किया गया फिर 14 अप्रैल 2016 यानी 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया, ठीक है। अप्रूवल मिल गया था 15 में ही, लेकिन लॉन्च किया गया इसको 16 में। इसमें कौन कौन सी मतलब कितनी कमोडिटीज़ यानी कितनी वस्तुएं इसमें इंक्लूड की जाती हैं, एग्रीकल्चर वाली, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की लगभग 90 जो है वस्तुएं इसमें इंक्लूड की जाती हैं। मतलब जिनकी मतलब जो मार्केट जो हमारा जो है जो मंडीज़ हैं, मंडीज़ में लगभग 90 वस्तुएं हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत ई-नैम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसका ओनर कौन है, मतलब जो ये है आपका जो डिजिटल जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो इसका ओनर कौन है, तो इसका ओनर होता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी जो कृषि मंत्रालय है ये इसका ओनर होता है, यानी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका ओनर होता है, इसका मालिक होता है, ठीक है। करेंसी, कौन सी करेंसी इसमें काम करती है, तो जो आपका इंडियन रुपीज़ है वही यहाँ पर काम करती है। और लगभग कितनी मंडियों को इसमें जोड़ा गया है, तो लगभग 1,000 मंडियाँ इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। ई-नैम के अंतर्गत ये, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर जो आपका जो है मार्केट है इसके अंतर्गत लगभग 1,000 मंडियों को इसमें मर्ज किया गया है। और भारत में कितनी मंडियां हैं, तो 6,000 से कुछ ऊपर की मंडियां हैं। अगर किसी को पता है तो हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कुल अभी कितनी रजिस्टर्ड मंडियां हैं, ठीक। तो लगभग इसमें 1,000 मंडियों को 6,000 के कुछ ऊपर हैं, 6,300 कुछ हैं। तो अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत में इस समय मंडियों की संख्या कितनी है। तो कितनी मंडियों को इसमें मर्ज किया गया है, तो लगभग 1,000 मंडियों का टारगेट रखा गया था और उसको अब अचीव भी कर लिया गया है। नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसमें इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो लगभग 18 राज्यों की मंडियाँ हैं इसमें और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की भी मंडियाँ इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-नैम जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जो डिजिटली काम करता है, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि क्यों इसको स्टार्ट किया गया, तो क्रिएट ए नेशनल मार्केट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट सेल ट्रांजेक्शन एंड प्राइस डिस्कवरी इनिशियली इन ए रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने का जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको इसलिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत इसलिए की गई कि इस योजना के अंतर्गत ये माना गया कि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और जो वस्तुओं की जो रेट हैं वो सही तरीके से होंगे। जो मंडियां हैं, मंडियों को रेगुलेट किया जाएगा, मंडियों पर नियंत्रण रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो है ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए जो है ई-नैम यानी आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की गई, ई-नैम की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये था हमारा ई-नैम। ये 10 योजनाएं हो गई। एक पॉइंट और बचा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट मतलब यहीं पर एंड हो जाएगा। तो लास्ट जो टॉपिक बचा है वो हमारा ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। तो बार बार छोटे और सीमांत किसानों का जिक्र हो रहा था, तो इनकी कैटेगरी क्या है किसानों की, तो कितना उनके पास लैंड होल्डिंग होगा तो उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो जो मार्जिनल किसान है, ठीक है, मार्जिनल होल्डिंग वाले,
मार्जिनल होल्डिंग वालों के पास जो है, इनके पास भूमि जो है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। 1 हेक्टेयर या इससे कम जो भूमि जिनके पास रहती है उन्हें मार्जिनल होल्डिंग फार्मर कहते हैं। स्मॉल होल्डिंग के अंतर्गत आते हैं आपका जिनके पास खेती 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में इनके पास खेती रहती है, उसे स्मॉल होल्डिंग फार्मर कहते हैं। सेमी मीडियम होल्डिंग वाले जो होता है आपके 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं फार्मर, और मीडियम होल्डिंग वाले इनमें इनके पास जो लैंड होती है वो आपका 4 से लेकर 10 हेक्टेयर होता है। और जो लार्ज वाले होते हैं इनके पास जो है आपका 10 हेक्टेयर इससे ज़्यादा जो जिनके पास भूमि होती है उन्हें हम लार्ज होल्डिंग फार्मर कहते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर की कैटेगरी है, इसको एक बार याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को पता है तो वो नहीं याद करेंगे, उनके लिए नहीं है, ठीक है। मार्जिनल के अंतर्गत आपका 1 हेक्टेयर इससे कम, स्मॉल होल्डिंग के अंतर्गत आपका 1 से 2 के बीच हेक्टेयर, और आपका सेमी मीडियम के अंतर्गत आपका 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम में आपका आएगा 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज में आपका 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा जो है लैंड को हम इसमें रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। पिछले 2 दिन थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमें लगता है कि हम कल ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आपका एग्रीकल्चर डेज से संबंधित, आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल जो एग्रीकल्चर डेज हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो जल्द आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।